हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। दोस्तों, आज जो है हम यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्यूशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, यूपी टेट का पेपर 2011 से हो रहा है और इस सीरीज में आज जो हम शुरू कर रहे हैं, इसमें हम 2011 से जितने भी पेपर हुए हैं उन सब का सलूशन क्रम वाइज हम लोग करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, या उस क्वेश्चन के कंसेप्ट से रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। और आप बड़े ही पेशेंस के साथ आप 10 मिनट जैसे ही आप 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, आपको एहसास हो जाएगा कि ये 2011 का सिर्फ मात्र एक पेपर ही नहीं है, बल्कि इन 30 क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बहुत सारे कंसेप्ट बताने वाले हैं जो इन 30 क्वेश्चन से रिलेटेड और बन सकते हैं। तो समय न गवाते हुए आइए शुरू करते हैं सीरीज का पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो पहला क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर और गहराई 1 मीटर है। यदि यह आधी भरी हो तो इसमें जल का आयतन कितना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आयताकार ये टंकी है, यानी कि इसका जो शेप होगा वो घनाभ के शेप का होगा, क्यूबाइड के शेप का होगा। और क्यूब का वैल्यूम आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो। क्यूब का वैल्यूम जो होता है वो LBH होता है, LBH होता है। तो अगर इस आयताकार टंकी की टोटल वैल्यूम निकाल लें और फिर उसका हम लोग हाफ कर दें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये टंकी कितनी भरी है, आधी भरी हुई है। तो बस कुछ करना नहीं है दोस्तों। LBH की वैल्यू अगर आप निकाल रहे हो तो 6 इंटू 2.4 इंटू 1, और इसमें हमें क्या करना होगा, आधी भरी है तो आधी करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से डिवाइड कर देना होगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 1.2, 12 छक 72, यानी कि 7.2 मीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसका आंसर क्या होगा, डी पार्ट होगा। दोस्तों, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। जैसा कि आपके लिए मैंने पहले से ही होमवर्क कर रखा है। उम्मीद है आप सबको दिखाई दे रहा होगा, है ना। थोड़ा पहली बार इसका यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा यूज टू होने में टाइम लगेगा। आपको छोटी छोटी कुछ बातें बता रहे हैं, जैसे क्यूबाइड जिसको घनाभ बोलते हैं, उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2L प्लस बी इंटू एच, या 2H ब्रैकेट में L प्लस बी। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, है ना। और वैल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, LBH। ऐसे ही अगर क्यूब के बारे में बात करें, जिसको घन बोलते हैं हम लोग, तो घन का अगर कर्व सरफेस एरिया, चारों फलक का क्षेत्रफल जिसको आप कहते हैं 4A², जहां ए हमारा क्या है, साइड है। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें, या 6 दीवारों का क्षेत्रफल की बात करें, तो वो क्या होता है, 6A² होता है। और यदि वैल्यूम की बात करें तो भुजा का क्यूब यानी A³ होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी कि घनाभ की बात करें, है ना, सिलेंडर की बात करें, तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH प्लस 2πr², ये भी बोलते हैं, या उसी को सॉल्व करके 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। और वैल्यूम की बात करें तो πr²h होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोण की बात करें तो कोण का आपको मालूम है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πRL, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, πr ब्रैकेट में L प्लस आर।
और वॉल्यूम की बात करें तो जो ये सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है उसी का 1/3 कर देते हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर स्फेयर की बात करें तो स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वैसे ही हेमीस्फेयर अगर अर्ध गोला हो तो इसका अगर टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये बेसिक फार्मूले हैं जो जनरली आपने 6, 7, 8 की बुकों में पढ़ा होगा। ये सारे फार्मूले अगर याद रहें तो किसी भी का भी वॉल्यूम अगर आपसे पूछा जाए तो ये वॉल्यूम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और इस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है ना, दो समांतर रेखाएं क्या होती हैं बेटा? तो अगर ये आप ध्यान दें तो दो समांतर रेखा किसे कहते हो? जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करें, कभी एक दूसरे को काटे नहीं, है ना, ऐसी रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं बोलते हैं। उनकी बीच की दूरियां हमेशा क्या होती हैं? समान होती हैं। कहीं भी अगर आप जाएं तो उनके बीच की दूरी क्या होगी? हमेशा समान होगी। ऑप्शन आप देख लें, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है, बढ़ती है, समान रहती है। तो आप क्या कर सकते हो? ये क्या होगा? समान रहती है, न घटेगी न बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? इसी कंसेप्ट पे रिलेटेड एक दो इंफॉर्मेशन और आपको जानना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना, ये हमारी क्या होती है? अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर दो लाइन एक दूसरे पर 90 डिग्री पे हो तो ये बोलते हैं हम लोग क्या? परपेंडिकुलर लाइन। और यदि दो लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, कभी एक दूसरे को काटे नहीं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड इंटरसेक्टिंग लाइन भी आपसे पूछा जा सकता है ना, तो इसको भी आप याद रखें। इंटरसेक्टिंग लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, कहीं एक किसी एक पॉइंट पे काट रही हो। परपेंडिकुलर लाइन जो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हो। और पैरेलल लाइन जो कहीं भी इनफाइनाइटली दोनों साइड आप बढ़ा लीजिए, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी से आगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। कर द 270 का कोण किसका उदाहरण है ना? द एंगल मेजरिंग 270 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, है ना। तो बड़ा ये आसान सा सवाल है। न्यून कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम होते हैं। अधिक कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से अधिक बट 180 से कम होते हैं। सम कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री का होता है। और प्रतिवर्ती कोण जो क्या होता है? 180 से ज्यादा और 360 से कम, उनको क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। तो 270 इसी कैटेगरी में आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? डी पार्ट होगा। जैसा कि आप एंगल के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन रखते हो, तो अगर आपको मालूम होगा, यही सारी चीजें आपको लिखी गई हैं। एक्यूट एंगल जिनको न्यून कोण बोलते हैं लेस देन 90 डिग्री होते हैं। राइट एंगल की बात करें तो जिसका एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूस एंगल जिसको अधिक कोण बोल रहे हो आप, ये क्या होता है? 90 डिग्री से ज्यादा, मोर देन 90 एंड लेस देन 180। स्ट्रेट एंगल की बात करें तो ये क्या होता है? एग्जैक्टली 180 डिग्री का। कंप्लीट एंगल की बात करें तो ये क्या होता है? 360 डिग्री। मतलब अगर एक लाइन ऐसे है और इसी पे दूसरा लाइन भी क्या है? इसी पे है, यानी ये कंप्लीट 360 डिग्री, है ना। और रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो ये अपना 180 से ज्यादा, है ना, और 360 से कम, ये क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। मोर देन 180 एंड लेस देन 360। उम्मीद है एंगल्स के टाइप आपने अच्छे से पढ़ रखे होंगे और ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हो तो आप अपने रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक और शानदार क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। एक त्रिभुज की भुजाएं, है ना, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। यह किस प्रकार का त्रिभुज है ना। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, एक छोटा सा कंसेप्ट होता है ना, एंगल से रिलेटेड, और दूसरा होता है साइड से रिलेटेड। आप क्या करते हो? सबसे जो छोटी वाली भुजाएं हैं, है ना, जो स्मॉल साइजेज वाले हैं,
इनका स्क्वायर निकालते हो, है ना, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। तो आप ये देख रहे हो ये 25 और ये कितना है 144, टोटल आ रहा है कितना 169। ठीक है, आप स्मॉल साइड्स जो हैं उनके स्क्वायर का सम करो और जो लार्ज साइज है उसके स्क्वायर को देखो, है ना। अगर दोनों का स्क्वायर सेम आ रहे हो, दोनों का स्क्वायर यदि सेम आ रहे हो तो वो कोण कैसा होगा, समकोण होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, है ना। यदि स्मॉलेस्ट जो भी दो भुजाएं हैं उनके स्क्वायर का सम जो सबसे लार्जेस्ट साइड है उसके स्क्वायर के इक्वल आ रहा हो तो एंगल कैसे होते हैं, वो त्रिभुज कैसा होता है, तो वो त्रिभुज जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है। इससे रिलेटेड एक दो और इंफॉर्मेशन आपके लिए लाए हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो अगर एंगल सारे इंफॉर्मेशन दिए हों, है ना, तो एक्यूट एंगल कब आप कहोगे, न्यून कोण त्रिभुज कब कहोगे, जब सारे एंगल जो हैं 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। 90 डिग्री से अगर सारे एंगल क्या हो कम है तो वो हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर एक एंगल उसमें से 90 डिग्री हो, अगर एक एंगल हमारा कितना हो 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और यदि एक एंगल उसमें से 90 डिग्री से एबव हो, 90 डिग्री से एबव हो तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमारा एंगल अगर दिया हो तो कैसे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज पहचानेंगे। लेकिन अगर साइड दिया हो तो इससे रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए है जिसको बोलते हैं पाइथागोरियन इनइक्वालिटी थ्योरम, है ना। इसमें आप देख पा रहे हो कि यदि ए और बी हमारे क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट साइड है ना, लिखा हुआ है लेट द लेंथ टू शॉर्टर साइड ऑफ ए एंड बी, है ना। ठीक है, जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की जो सबसे छोटी भुजाएं हैं, ट्रायंगल की जो सबसे छोटी भुजाएं हैं वो हमारी ए और बी हैं, और जो सबसे बड़ी भुजा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, अगर सी बोल रहे हैं, तो अगर इन दो छोटे साइड का स्क्वायर का सम बड़े वाले के स्क्वायर के बराबर होगा तो वो हमारा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। यदि इन दो छोटे साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड से क्या होगा, बड़ा होगा, तो उसे बोलेंगे क्या, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना। और यदि इन दो छोटे साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड से क्या होगा, छोटा होगा, तो उसे बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, है ना। तो उम्मीद है ये बातें साइड और जब एंगल दिया हो तो कैसे करेंगे, साइड दिया हो तो कैसे करेंगे, ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या 9999, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या 100। आपको मालूम होगा, उम्मीद है ये बातें सबको मालूम है, ये तो आप 3rd 4th का बच्चा भी करता है। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, है ना। सबको मालूम है, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस की जरूरत है नहीं। आपको मालूम है जो छोटी संख्याएं होती हैं 1, बाकी संख्याएं, बाकी डिजिट 0 कर देते हैं, और जो बड़ी संख्या निकालनी होती है जितने भी डिजिट का, सारे डिजिट को क्या करते हैं, 999 कर देते हैं, है ना। ठीक है, तो उम्मीद है ये बातें भी समझ में आ रही होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि तापमान पहले 18 डिग्री बढ़ता है फिर 23 डिग्री घटता है, यदि प्रारंभ में 27 था तो अंतिम तापमान क्या होगा। तो सिंपल सी चीज़ है यार, अगर प्रारंभिक तापमान आपका 27 दिया है तो आप 27 लिख दो, 27। फिर क्या हो रहा है, 18 बढ़ता है, 18 बढ़ा दो। फिर कह रहा है 23 कम हो जाता है, 23 कम कर दो। फाइनली रिजल्ट कितना रहा, तो आप 18 में से 23 घटाओगे -5, -5 यानी कि 27 - 5 कितना आता है, तो 22 डिग्री आता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर, है ना। उम्मीद है ये बातें भी समझ में आ रही होंगी। बहुत आसान आसान सवाल हैं, शुरुआती दौर में बड़े आसान आसान सवाल आए थे, लेकिन आपको इन चीज़ों की बारीकियों को समझना होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही बड़े रूप कैसे लेंगे, इन्हीं से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यूज करके हम लोग बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ देखो, ये आपका बड़ा सिंपल सा एक कंसेप्ट होता है कि आप जितने भी माइनस हैं, माइनस यदि इवन टाइम आ रहे हैं, है ना, तो आप उसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव लेते हो, और माइनस यदि आपका ऑड टाइम आता है, विषम बार आता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, माइनस में होता है। तो आप यहाँ जैसा कि देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 5 बार है, तो माइनस यदि 5 बार यानी विषम बार आया तो उसका रिजल्ट निगेटिव में होगा। निगेटिव 2 ऑप्शन है, ठीक। उसके बाद नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 6 6 चौको 24 24 25 120 120 छक्का 12 छक 72 720, है ना। तो आपको ये समझ में आएगा कि ये इसका आंसर क्या होगा, निगेटिव में -720 होगा। उम्मीद है ये बातें समझ में आ रही होंगी आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो आपने ये पढ़ रखा होगा कि 1 से 100 तक के बीच में कुल 25 जो हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं, और उसमें अगर बात करें तो देखो ये 8 7 15 होता है, 3 से कट जाएगा, है ना। और अगेन ये भी आपका 3 से कट जाएगा, 13 7 91 7 से भी ये कट जाएगा। 8 और 9 एक ऐसा नंबर है जो किसी से नहीं कटेगा। आपको याद रखने के लिए अगर मैं बता दूं तो 1 से 100 तक में क्या होता है, 25 संख्याएं अभाज्य होती हैं। ऐसे ही 25 21 16 16 अगर आप याद रख लो तो ये बात आपको बन जाएगी 25 21 16 16। ये 0 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं, ये 100 से 200 के बीच की, ऐसे ये 200 से 300 के बीच की, और ये 300 से 400 के बीच की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। नेक्स्ट आगे की अगर तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये इंफॉर्मेशन आपको लिखा हुआ है कि 1 से 25 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्याएं जो 25 हैं वो कौन कौन सी हैं, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43, है ना। आप इंफॉर्मेशन के लिए याद रखेंगे, अगर आपसे कई बार पूछा गया है 0 से 50 के बीच में कितनी प्राइम नंबर हैं, तो 15 अभाज्य संख्याएं, और 50 से 100 के बीच में कितनी हैं, तो आप कहेंगे 10 हैं, है ना। टोटल कितने होते हैं, 25 होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज और याद रखना आपको, है ना, कि 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, यानी कि 1 ना ही अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। तो इस बात को भी याद रखेंगे। और दूसरी चीज, 2 एक इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है ना। तो उम्मीद है ये बातें भी आपको पहले से मालूम होंगी, न मालूम हो तो इसको याद जान लें। इसके अलावा हमने वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे रखी है कि 1 से 100 तक में 25 21 16 16 याद रखें। 1 से 100 तक में कुल कौन से प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या है, उनकी सारी लिस्ट है। बाकी और भी लिस्ट दे रखी है, लेकिन आप इंफॉर्मेशन के तौर पे बस ये याद रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी कैसे प्राइम नंबर चेक करना होता है ये किसी क्लास में और आपको बताया जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक आदमी 40 मिनट में 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ, है ना। तो आप सिंपल सी चीज़ है, चाल जो होती है, स्पीड जो होती है, वो होता है डिस्टेंस अपान में टाइम, है ना। डिस्टेंस आप जैसा कि देख पा रहे हैं 8 किलोमीटर है, और टाइम की बात करें तो 40 मिनट है। 40 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से क्या करना होगा, डिवाइड कर देना होगा। बाकी कुछ नहीं है, 0 से 0 कैंसिल होगा, आप 4 से काटोगे, 4 दूना के 8, और फाइनली कहोगे 6 दूना के 12 किलोमीटर पर आवर, है ना। जो ये डिवाइड में है वो ऊपर चला जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 पार्ट आंसर आ जाएगा, है ना, बी। तो ये सिंपल सा सवाल था, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना आपको, है ना। सोल्यूशन सारे दिए हुए हैं आपको, है ना। विच नंबर इज डिविजिबल बाई 11। तो आपको मालूम है इवन प्लेस के स्थान, मतलब सम संख्या वाले स्थान पे जितने नंबर दिए हों और विषम स्थान वाले जितने भी अंक दिए हों, दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं। अगर वो 0 हो तो 11 से डिविजिबल, या फिर 11 का मल्टीपल हो तब भी वो 11 से मल्टीपल। जैसा कि आपका नंबर दिया हुआ है, आप देखो ये पहला और तीसरा प्लेस कितना है, 6 है, और 4 और 2 क्या है,
6 है, दोनों का डिफरेंस क्या है 0 है, यानी कि ये नंबर 11 से क्या होगा विभाज्य होगा। बाकी नंबर देखें अगर तो 5 1 6 है और ये 6 2 8 है, इसका डिफरेंस नहीं होगा। 8 1 9 7 2 9, 8 1 9 7 2 9, ये भी हमारा क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही 2 1 3 8 2 10, ये भी नहीं होगा, है ना। तो इसके दो आंसर आ रहे हैं, 4 1 5 भी डिविजिबल है और 2 और 4, है ना, ये भी हमारा नंबर डिविजिबल है ना। और यहाँ भी देखें तो 8 1 9 7 2 9, ये भी हमारे नंबर है ना। तो दो इसके आंसर हो जाएंगे, विच नंबर इज डिविजिबल बाई 11, है ना। तो आप कहेंगे कि पहला भी आंसर होगा और सी वाला भी आंसर होगा, है ना। दो आंसर आ गए हैं इसके, ठीक है। बाकी ये डिविजिबिलिटी रूल है, आई थिंक आपको ये सारी चीजें मालूम होंगी पहले से, है ना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो एक कह रहा है एक दुकानदार ने 40 दर्जन केले 50 प्रति दर्जन की दर से खरीदे, यदि उसने 30 दर्जन केले 60 प्रति दर्जन बेचे तो उसकी कुल हानि कितना हुआ, है ना। तो यार 40 दर्जन खेल खरीद रहे हो और 50 के हिसाब से, तो आप कहोगे 50 गुणे 40, यानी केले आपने खरीदे कितने 2000 में खरीदे, है ना। और बेच रहे हो 30 दर्जन बेच पा रहे हो और 60 प्रति दर्जन के हिसाब से, यानी कि 30 इंटू 60, यानी कि 6×3 = 18, इतने का ही बेच पाए। तो आपने 2000 का चीजें खरीदा और बेचा कितना 1800 में, तो जाहिर सी बात है आपको लॉस ही होना है। 200 का क्या होगा लॉस होगा, क्योंकि आपने जितने में खरीदा था उतना तो पाए ही नहीं आप, है ना। तो हानि कितना हुआ 200 रुपए का हानि हुआ। आई थिंक ये सही होगा, है ना। उम्मीद है ये बातें समझ में आ रही होंगी आपको, है ना। आगे देखें, ये प्रोबेबिलिटी है, द थैले में 2 लाल 3 नीली 5 हरी गेंदें हैं, यदि एक गेंद आच्छादित रूप से निकाली जाती है तो लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है ना। तो प्रायिकता आपको मालूम होगा, आप क्या लिखते हो प्रोबेबिलिटी लिखते हो, है ना, फेवरेबल कंडीशन अपान में टोटल कंडीशन, है ना। फेवरेबल कंडीशन जितने होंगे वो, और अपान में ये होता है टोटल कंडीशन, है ना, टोटल कितने हो सकते हैं। तो फेवरेबल में यानी कि हमें लाल गेंद निकालनी है, तो लाल गेंद की संख्या कितनी है 2 है। और टोटल कंडीशन क्या हो सकता है 5 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 2 भी, यानी कि 2 3 5 और 5 10। सिंप्लीफाई कर दो, 5 1 जा 5, 5 1/5, आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, है ना। फार्मूला बस याद रखो, फेवरेबल कंडीशन अपान में टोटल कंडीशन, है ना। यही हमारा प्रोबेबिलिटी होता है, सिंपल सा सवाल है, कोई बहुत कठिन नहीं है ये, है ना। अगर कंसेप्ट आपको मालूम है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। 10 और 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। तो अभी आपको बताया गया था, जैसा कि चार्ट में देखा था आपने, 11 होगा, 11 के बाद 13 होगा, 13 के बाद 17 होगा, 17 के बाद 19 होगा, उसके बाद आपका क्या होगा 23, 25 होता नहीं, 27 होता नहीं, 29, है ना। यही आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी, यानी कि कितने हो गए 3 और 3 6, 3 और 3 6, है ना। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बातें। अगर मेरी स्पीड थोड़ी तेज लग रही हो, है ना, तो वो भी आप थोड़ा अपने कमेंट के माध्यम से बताएंगे। पहला एक्सपीरियंस है तो थोड़ा बहुत चलता है ना। कैमरे का पहला एक्सपीरियंस अभी फेस करना है ना। तो चीज़ें आपके सजेशन के हिसाब से इम्प्रूव होती रहेंगी। फिलहाल आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे 11 से लेके 29 तक, है ना, कुल कितनी संख्याएं हैं 6 हैं, यही आपका आंसर था, है ना। तो सब कुछ आपको लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली है ना। और क्वेश्चन भी बड़े सिंपल सिंपल हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होता है, सबको मालूम है, इसमें क्या नई बात है ना। ये तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना। कह रहे 5 पुस्तकों की कीमत 2500, तो एक पुस्तक की दाम कितना हो जाएगा जी 25 बटे में 5, 5 पचे 25, 50 हुआ। तो 8 का दाम कितना होगा 8 पचे 40, 400। कितना आसान है ना। 5 कीमत आपको, अगर इंफॉर्मेशन मालूम हो तो आपको ज़्यादा सामान का अगर दाम दिया हो तो एक का सामान का निकालना हो तो डिवाइड करते हैं,
और फिर एक का समान की वैल्यू मालूम हो, ज़्यादा का फिर निकालना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ आपके 5 किताब का दाम दिया हुआ था तो एक का हमने निकाल लिया डिवाइड करके, और फिर 8 का निकालना है तो 8 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 40 सीधे 400 आंसर आ जाएगा, है ना। बड़े आसान आसान सवाल हैं। चतुर्भुज के कोणों का योग, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग कितना होता है? 360 होता है। ये तो बड़ा आसान सा पूछा गया था, लेकिन यहां से भी रिलेटेड कई सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो कभी कभी सर दर्द करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो आप उनको याद रखें, है ना। अगर आपको मालूम है ना, यहाँ पे हमने लिख रखा है ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, हेप्टागन 7, ऑक्टागन 8, नोनागन 9, डेकागन 10, है ना। अगर 18 का टेबल मालूम है ना, तो ये तो फार्मूला है, आपको n लिखना है साइड्स की संख्या। अगर 3 है तो 3 - 2 × 180, तो आपका वैल्यू आ जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 का 180 में मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ जाएगा। अगर आपको न भी याद हो तो 18 का टेबल याद रखो भैया, है ना। 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 95, 18 छक्का 108, 18 7 126, 18 8 144, है ना। तो ये अगर टेबल आप याद है तो भी आपका बस ये याद रखना है कि ट्रायंगल की शुरुआत होती है 180 से, और 180 से फिर आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ, 18 का टेबल पढ़ते चले जाओ, सारे का इंटरनल एंगल का सम आ जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी बात आप याद रखो कि सारे कोई भी पॉलिनोमियल हो उसके एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है ना। तो एक्सटर्नल एंगल का सम भी आपको याद रखना है, 360 होता है ना। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें तो एक कक्षा की लंबाई, है ना, कच्छ लिखा हुआ है, तो एक कच्छ की लंबाई जो है 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर है। यदि इसे 20 प्रति वर्ग मीटर की दर से कालीन बिछाना हो तो कुल खर्च कितना आएगा, है ना। तो पहले तो इसका एरिया कितना, 8 मीटर लंबाई दिया है, 6 मीटर चौड़ाई दिया है, तो अगर इसका आप एरिया निकालो तो रेक्टेंगल का एरिया L × B होता है, यानी कि 8 × 6 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, है ना। तो ये इसका एरिया आ गया। एरिया मतलब कितनी जगह है जिसमें हमें कालीन बिछानी है। अब आगे कह रहा है कि 20 प्रति वर्ग मीटर, है ना, यानी 1 स्क्वायर मीटर को कवर करने के लिए कालीन जितनी चाहिए उसका कॉस्ट लग रहा है 20 रुपए। तो हमारा इतना मीटर स्क्वायर आया हुआ है ना। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमें 20 रुपए देने होंगे तो इतने मीटर के लिए क्या हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा जी? 48। आप कहोगे 48 दूना कितना होता है? 98, 960 रुपये आंसर होगा। आई थिंक ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। करते रहिए, समझते रहिए, है ना। अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो आप ज़रूर बताइएगा, है ना। और अगेन इसी से रिलेटेड कुछ फार्मूले आपको याद करने के लिए, आप जनरली सबको याद ही होता है, जैसे स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड होता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई जिसको बोलते हैं। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना, आधार गुणे ऊंचाई जिसको बोलते हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है? πr² होता है, ये भी मालूम होगा। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट, है ना, आधार गुणे ऊंचाई जिसको बोलते हैं। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, है ना, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ट्रेपेजियम में मालूम होगा आपको, है ना, ये जो पैरेलल साइड होती है इनका सम लिखते हैं और इंटू हाइट लिखते हैं, यानी कि ये h, है ना, ठीक है। तो ये उम्मीद है ये सारे फार्मूले हैं, एक बार आपके सामने रख दे रहा हूँ कि आपको अगर याद ना हो तो याद हो जाए। और ये काम, ये सिलसिला हम हमेशा जारी रखेंगे। ऐसी 7 का स्थानीय मान पूछा गया है तो आपको मालूम है जिसका स्थानीय मान निकालना रहता है वो वैल्यू लिख देते हैं और उसके बाद जितने डिजिट रहते हैं उतने जीरो लगा देते हैं। तो ये हमारा 700 क्या आ जाएगा? इसका स्थानीय मान आ जाएगा। कभी कभी जातीय मान पूछा जाता है ना। एक प्लेस वैल्यू होता है, एक फेस वैल्यू होता है ना। तो ये प्लेस वैल्यू है। फेस वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू एग्जैक्ट वही होती है। जैसे 7 का अगर फेस वैल्यू पूछा जाए, जातीय मान पूछा जाए, तो वो क्या होगा? हमारा ओनली 7 आएगा। लेकिन यहाँ पे प्लेस वैल्यू पूछी गई है, आसान सा, ये तो 2 3rd क्लास के बच्चा भी जानता है, तो आपको भी मालूम ही होगा, है ना।
अगर शुरुआती दौर में है तो ये सारी चीजें आप सीखते रहें। 13 से विभाज्य सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या कौन सी है ना। तो आपको जैसा कि मालूम है 13 से विभाज्य छोड़िए, पहले आप 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मालूम है क्या होता है, 999 होता है ना। अब इसमें हमें क्या करना है, 13 से डिवाइड कर देना है सिंपली, है ना। 13 पचे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91 होता है ना। 8 9 आया, अगेन 13 पचे 65, 13 छः 78, इधर 1 आया, इधर भी क्या आया, 1 आया, है ना। 11 एक्स्ट्रा हो रहे हैं, आप इसमें ऐड कर नहीं सकते, ऐड करेंगे तो ये 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, जाहिर सी बात है 11 आपको घटाना पड़ेगा। तो 11 अगर आप घटा दोगे तो इसमें से क्या आएगा जी, है ना। 999 माइनस 11 कितना आ जाएगा बाबू, 889, है कि नहीं। तो 988 आता ही है, आपको था उसमें। वर्ग का परिमाप जो है 64 दिया है। अभी हमने आपको मालूम होगा पैरामीटर जो होता है स्क्वायर का क्या होता है, 4a होता है ना। पैरामीटर आपका 64 लिखा हुआ है, तो साइड आप लिख सकते हो आराम से। 4 से कितना हो जाएगा जी, 4 एक कम 4, 4 छके 24, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। एरिया निकालना है, एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, यानी 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, है ना। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, है ना। ऐसे ही अगर आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 पेंसिल की कीमत 7.50 है, तो 12 पेंसिल की कीमत क्या होगी। तो 5 पेंसिल का दाम दिया हुआ है, तो एक पेंसिल का दाम निकालने के लिए आप 5 से डिवाइड कर दोगे। 5 से डिवाइड करोगे, 15 पचे 75 होता है ना। तो 1.5 आएगा। 12 पेंसिल का दाम निकालना है, तो 12 का इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 दूना के 30, 15 कम 15 और 3 18, एक अंक पे डेसिमल यानी 18 रुपए। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट, है ना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। जब ज्यादा का दाम दिया हो, एक का दाम निकालना हो, तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और जब एक का दाम मालूम हो और ज्यादा का दाम निकालना हो, तो फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यही कंसेप्ट लग रहा है, सिंपल सिंपल